बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 में चैप्टर रीड करेंगे। सोशल साइंस में चैप्टर है हमारा द नेशनलिस्ट मूवमेंट 1870 टू 1947, चैप्टर नंबर 14। तो शुरू करते हैं। देखिए, एज वी हैव स्टडीड दैट द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड विद द क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन ऑफ द नवंबर 1 1858। तो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो कि रूल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो एंड हो गया था। और किसके हाथों में आ गया था? क्यून विक्टोरिया के हाथों में आ गया था। किसके कारण? प्रोक्लेमिनेशन एक्ट जो आया था नवंबर 1 1858 को। तो क्या था? जो पावर ऑफ गवर्नेंस थी, जो राज्य करने की पावर थी ना, वो ब्रिटिश हैंड्स में आ गई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ गई थी। तो ये कब आई थी? 1858 में। वट द पीपल ऑफ इंडिया, लेकिन जो लोग थे इंडिया के, स्टिल डिड नॉट हैव एनी से इन द गवर्नमेंट और इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। वो अलग बात है कि जो रूल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल कर अब ब्रिटिश की रानी के हाथों में आ गया था। लेकिन अब भी हमारे इंडियंस का कोई भी क्या नहीं था, कोई रोल नहीं था किस चीज़ में। ना वो कुछ कह सकते थे गवर्नमेंट में, ना ही कोई उसको उनको पॉलिसीज बनाने के लिए पूछा जाता था। तो दिस रिसेंटमेंट, तो ये जो रिसेंटमेंट थी, ये जो उनका गुस्सा था, इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में आया? ये रिवेलियंस के, विद्रोह के फॉर्म में। एंड सब्सिक्वेंटली लेटर ऑन, बाद में क्या इससे क्या किस चीज़ को राइज हुआ? इससे राइज हुआ बर्थ को किसका? नेशनल, इंडियन नेशनल मूवमेंट का। जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था उसका बर्थ हुआ इससे, क्योंकि अंग्रेज वाले अपने हिसाब से पॉलिसीज और लॉज बनाते थे। वो अलग बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद रूल अब क्वीन के हाथों में आ गया था, लेकिन तब अब भी हमारे लोगों की बात सुनी सुनी जाती थी। जो रूल्स रेगुलेशन थे उनमें हमारा कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। तो देखिए, इसमें मैनी पॉलिटिकल एसोसिएशन वर फॉर्म्ड, कई सारी एसोसिएशंस बनी, ग्रुप्स बने पॉलिटिकल के उस समय आज़ादी के लिए। टू एक्सप्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियंस, जो कि अपनी प्रॉब्लम्स को बताने के लिए बने थे कि आगे अंग्रेजों को बताए भी हमारे प्रॉब्लम्स हो रही है, हमें आप क्या चीज़ से वंचित कर रहे हो। बट दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, लेकिन ये जो ग्रुप्स थे वे कुछ पार्ट्स के लिए थे, कुछ पार्ट्स तक इंडिया के थे, पूरे के पूरे इंडिया में नहीं थे, बल्कि किसी एरिया तक ही थे। फॉर एग्जाम्पल बात करें, 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक एस्टेब्लिश किया था ऐसे ग्रुप, जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन, जो कि कलकत्ता में होता था। ये कलकत्ता में ग्रुप बना था और कहीं नहीं बना था। तो इसलिए उस टाइम पार्टीज बनी, लेकिन वो एक एरिया वाइज ही बनी। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब एक इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे एक गठन का, एक ग्रुप का गठन हुआ, जिसको नाम लिया इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो फॉर्म की गई थी दिसंबर 1885 को, किसके द्वारा? एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर था जिसका नाम था एओ हमे। तो ही वॉज सपोर्टेड बाय 72 एजुकेटेड इंडियन डेलीगेट्स फ्रॉम द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो कंट्री के डिफरेंट एरिया से 72 एजुकेटेड इंडियंस ने इस बात का समर्थन दिया था, सपोर्ट किया था उसको। और जो फर्स्ट मीटिंग थी इसकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, टुक प्लेस इन बॉम्बे। वो फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई? बॉम्बे में हुई, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ डब्ल्यू सी बनर्जी। तो डब्ल्यू सी बनर्जी के अंडर गाइडेंस के अंडर जिसकी मीटिंग हुई थी फर्स्ट, वो हुई थी बॉम्बे में। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस बिकेम द बैकबोन ऑफ द नेशनल मूवमेंट। आहिस्ता आहिस्ता ये जो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, ये हमारी रीढ़ की हड्डी बन गई, मीन बहुत तकड़ी पार्टी बन गई। किसके लिए? नेशनल मूवमेंट के लिए। कब? 1885 से लेकर 1947 तक। द अर्ली फेजेस ऑफ द कांग्रेस वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द लीडर्स हु वर रेफर्ड एज मॉडरेटर्स। तो देखिए 1885 से 905 तक जो कांग्रेस थी वो किसके प्रभाव में रही? मॉडरेटर्स के। मॉडरेटर्स वो लोग थे जो ये सोचते थे कि जो सिस्टम है उसको आहिस्ता आहिस्ता चेंज करेंगे, और अंग्रेजों पे उनको काफ़ी विश्वास था। उनकी जो ज़रूरतें थी, जो नीड्स थी, वो उसके लिए अंग्रेजों पे डिपेंड थे भी। उनमें ये था नरम दल जिसको कहते हैं, कि वो ठंडे स्वभाव के थे, जो चाहते थे कि शांति से बातचीत से बात बनेगी। तो उनको थे मॉडरेटर्स। द मॉडरेटर्स हैड कंप्लीट फेथ इन द ब्रिटिश, उनका पूरा विश्वास था उनमें। दे अडॉप्टेड मॉडरेट वेज टू परसू देयर गोल्स, वो शांति से बात करते थे अपने वेज के लिए, अपनी डिमांड्स के लिए। और उनकी डिमांड्स क्या थी? द डिमांड्स वर जो थी, फर्स्ट थी, हैव रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन इन द होल कंट्री फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। वो चाहते थे कि लोगों की भलाई के लिए होल कंट्री में इंस्टीट्यूशन होने चाहिए ऐसे, जो कि लोगों के बेनिफिट्स के लिए काम करें, लोगों को बेनिफिट्स दें। सेकंड, क्रिएट प्रोविडेंसेस लेजिस्लेशन काउंसिल इन द ऑल प्रोविंसेस। जितने भी हमारे पार्ट्स इंडिया में
सब में लेजिस्लेशन काउंसिल मीन्स एक हक मिले कि एक रिप्रेजेंटेटिव को रिप्रेजेंट करने का, जिस तरह बोर्ड्स में होता है ना, हर एरिया से एक एमएलए उठता है, उसी तरह से। थर्ड उनकी क्या डिमांड थी, रिक्रूट इंडियंस फॉर द हायर पोजीशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रशासन करने का सिस्टम था, उसमें इंडियंस को भी हायर पोजीशंस पे रिक्रूट मीन्स नौकरी दी जाए। नेक्स्ट कंडीशन क्या थी उनकी, डिमांड क्या थी, होल्ड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन इंडिया। इंडिया में सिविल सर्विसेज एग्जाम हो जिसके बेस पे लोगों को हायर अथॉरिटी पे रखा जाए। नेक्स्ट था डिमांड उनकी, इंश्योर द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट्स। वो चाहते थे कि हमारे जो इंडियन इंडस्ट्रीज है उसकी भी ग्रोथ हो, उसको भी आप बढ़ाओ, प्रोग्रेस करो, और हमारे हैंडीक्राफ्ट से जो हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं इनको भी आप ग्रोथ के लिए इंश्योर करो, इनकी ग्रोथ भी। नेक्स्ट था स्टॉप द ड्रेन ऑफ वेल्थ टू द ब्रिटेन। वो चाहते थे अंग्रेजों से कि जो हमारा धन है वो ब्रिटिश में ना जाए, उसको उधर मत ड्रेन करो, उधर की तरफ मत फ्लो करो, इसको रोको ऐसे करने से। और डिमांड थी एंड द एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज एंड पीपल। जो हमारे इंडियन रिसोर्सेज है, जैसे फॉरेस्ट है, माइंस हैं, और हमारे लोग हैं, इनका एक्सप्लोटेशन मीन शोषण बंद करो, क्योंकि ये लोग हमें कम पैसा देते थे और काम ज़्यादा कराते थे। इसी तरह हमारे रॉ मटेरियल्स को कम रेट पे खरीद कर वहाँ पे ले आते थे, तो इसको बंद करने के लिए ये भी इनकी डिमांड थी। नेक्स्ट देखिए, प्रोमिनेंट जो मॉडरेट लीडर्स थे, जो इनमें मॉडरेटर्स मीन जो शांति से बात करना चाहते थे, उसमें कौन कौन से लीडर्स का नाम है, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नारोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फेरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानाडे, बदरुद्दीन त्याबजी एंड अदर्स। ये इसके मेन लीडर्स थे जो उस टाइम मॉडरेट का रोल प्ले कर रहे थे। ड्यूरिंग दैट पीरियड, इस पीरियड में प्लेग भी हुई, फैमाइन मीन्स भूखमरी भी आई, जिससे किल्ड हुए थाउजेंड ऑफ इंडियंस, काफ़ी हज़ारों में की संख्या में जो इंडियंस थे वो मारे गए इस बीमारी के कारण। इकोनॉमिक कंडीशंस वर मिसरेबल। जो हमारी इकोनॉमिकल मीन पैसे वाइज कंडीशन थी बहुत ज़्यादा तरस लायक होगी, लोगों के पास पैसा नहीं था। यंग इंडियंस डिसगस्टेड बाय द ब्रिटिश कॉल ओवरनेस वर इंस्पायर्ड बाय द कॉमन पीपल ऑफ एथोनिया, जापान एंड रशिया। तो जो जापान था, इथोपिया जो देश था, रशिया था, उनके द्वारा हमें इंस्पिरेशन दी जा रही थी कि हम क्या है कि इंडियन जो यंग इंडियंस है वो डिसगस्ट करने लगे, उनके खिलाफ हो गए ब्रिटिश वालों के, इस कारण। हु रोज अगेंस्ट द ओप्रेसर्स, तो जो कि इनके खिलाफ खड़े हो गए। अब औरबिंदो घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, जिनको शॉर्ट में लाल बाल पाल कहते हैं, इमर्ज ए न्यू लीडर्स एंड वर नोन एज रेडिकल्स। तो अब क्या हुआ देखिए, जब मॉडरेटर से बात नहीं चली तो नए लीडर्स लाल बाल और पाल आए, जो कि रेडिकल्स फॉर्म के थे। रेडिकल्स मीन्स वो जो कि चाहते थे कि आज़ादी लेनी है, हक लेना है, तो उसको छीनना पड़ेगा, इसके लिए बगावत करनी पड़ेगी, इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, शांति से नहीं कुछ होगा। दे डिड नॉट बिलीव इन अपील्स। वो अपील, प्रार्थनाओं नहीं में विश्वास करते थे कि प्रार्थना करेंगे अंग्रेजों को कि हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमें आज़ाद कर दो, वो ऐसी चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे। वो कहते थे भी हक है अपना लेना है। दे बिलीव्ड इन एक्शन। वो एक्शन क्या करते थे, प्रोटेस्ट, हड़ताल करो, उनका विरोध करो, स्लोगन से उनको उनको कहो कि तुम गलत कर रहे हो। दे प्रोपोगेटेड इंडियन कल्चर एंड हिंदुइज्म। उन्होंने क्या किया, हमारी इंडियन कल्चर को बढ़ाया भी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रसार हो, और हिंदुइज्म को ज़्यादा एंकरेज करने का काम किया। साथ साथ ड्यूजनो करते हैं, द मॉडरेट्स बिलीव इन आइडिया रेदर देन एक्शन। जो मॉडरेट लीडर्स थे वो क्या थे, बातचीत में विश्वास करते थे, एक्शन के खिलाफ, एक्शन नहीं चाहते थे वो। दे फॉलोड पॉलिसी ऑफ 3P। उनमें क्या पॉलिसी थी, 3P, प्रेयर, प्रार्थना कीजिए, पिटीशन, पिटीशन लगा, अर्जी लगा दीजिए, प्रोटेस्ट, उसके अगेंस्ट थोड़ा सा प्रोटेस्ट करें, थोड़ी मोटी कोई हो गई कोई थोड़ी मोटी कोई बगावत हल्की फुल्की। द क्रिटिसाइज टर्म्ड दिस पॉलिसी एज पॉलिटिकल बैगिंग। इसको लोग क्या कहते थे कि मांगने वाली पॉलिटिक्स, ऐसी पॉलिटिक्स जिसमें मांगना हो गया, जो तो मांगने हो गए ना, कि प्रेयर करना है किसी सामने, प्रार्थना करनी है, पेटिशन करना है, प्रोटेस्ट करना है, थोड़ा मोटा कोई प्रोटेस्ट मीन्स हल्का फुल्का प्रदर्शन करना चाहिए, तो मांगने वाली बात होगी। तो बैंकिम चंद्र चटर्जी जो थे, उनका सॉन्ग था जो वंदे मातरम, वह संग इन 1886 1886 में गाया गया था फर्स्ट टाइम जी। नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें, पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल में क्या था, ये इसके बाद एक्टिविटी हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद बनने के बाद, सेकंड एक्टिविटी क्या थी, पार्टीशन ऑफ बंगाल। इन ऑर्डर टू वीक द नेशनल मूवमेंट, हमारे नेशनल मूवमेंट को, राष्ट्रीय मूवमेंट को वीक करने के लिए ब्रिटिश ने क्या किया, अटैक किया हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के ऊपर।
क्योंकि बंगाल में हमारे हिंदू मुस्लिम की यूनिटी काफ़ी बढ़ गई थी, उनको लगता था कि इस विद्रोह को टालना बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने क्या किया, लॉर्ड कर्जन था, उसने इशू किया एक ऑर्डर जुलाई 1905 में, 1905 में। क्या ऑर्डर था वो, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल को डिवाइड कर दो, जो कि आज की डेट में बांग्लादेश बन गया साथ में, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश बंगाल से बने हुए हैं। तो देखिए थ्रू द ऑफिशियल रीजन क्या दिया ब्रिटिश ने इसके पीछे, कि इट वाज डिफिकल्ट टू गवर्न एंड कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम सच ए बिग प्रोफेशंस। उन्होंने कहा कि हम इसको इसलिए बांट रहे हैं बंगाल को, क्योंकि इसको गवर्निंग करना, इसको राज करना और यहाँ से फंड को इकट्ठा कलेक्ट करना, जो पैसा है वो मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है बंगाल का। बट पीपल नो, लेकिन लोगों को पता था कि ब्रिटिशर्स वांटेड टू डिवाइड द इंडियंस एंड रूल, देयरफॉर देयर वर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन। लेकिन हमारे लोगों को पता था कि ब्रिटिशर्स क्यों डिवाइड कर रहे हैं हमें, क्या कि रूल कर सकें। जो बगावत कर रहा है उसको बांट दो, जो नहीं कर रहा है उसको पकड़े रखो। तो इसीलिए हमारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया इस पार्टीशन के अगेंस्ट। तो उस डे को क्या कहते हैं, डे ऑफ मॉर्निंग। और स्वदेशी क्या है, स्वदेशी क्या है, जो अपनी कंट्री की चीज बनी तो स्वदेशी कहते हैं, बॉयकॉट करना। नेशनल एजुकेशन वर अडॉप्टेड एज अ टूल फॉर अचीविंग स्वराज। तो स्वराज के लिए क्या किया हमने, स्वदेशी सिस्टम बनाया, अभी हम विदेशी चीज़ों का बॉयकॉट करेंगे। नेशनल एजुकेशन का बॉयकॉट किया हमने। तो इस तरह हमने सोचा कि स्वराज मिल जाएगा। कौन सोचे थे, रेडिकल लीडर्स हमारे। तो इंडियन बाइकॉट्स फॉरेन गुड्स, हमने फॉरेन गुड्स का बाइकॉट किया और उसकी जगह इंडियन गुड्स यूज करी। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये किसने कहा था, तिलक ने कहा था। ये गिव द इम्पिटस ऑफ द अटेनमेंट ऑफ स्वराज। इससे स्वराज और सेल्फ रूल लेने में काफ़ी ज़्यादा इस स्लोगन से इन्फ्लुएंस हुआ इसका। स्टूडेंट्स ने भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन दिस मूवमेंट। कैसे, बाय बॉयकॉटिंग द क्लासेस। उन्होंने कहा कि हम क्लासेस नहीं लगाएंगे, तो क्लासेस नहीं लगाएंगे। पिकटिंग, शॉप सेलिंग फॉरेन गुड्स, फॉरेन गुड्स को नहीं बेचेंगे खरीदेंगे। मैनी वुमेन्स आल्सो ज्वाइंड पोसेशंस एंड पिकटिंग। तो कई वुमेन्स ने भी इसमें योगदान दिया। तो देखिए ये पहले अपना जो बंगाल था, ये देखिए बंगाल है ये, लेकिन बाद में देखिए यहाँ पे ईस्टर्न बंगाल जो है ये बांग्लादेश बन गया था, जो कि बांट दिया था इन्होंने, अंग्रेजों ने। तो बंगाल 1904 का जी दिखा रखा है, 1904 में। और 1905 से 1911 तक का ये बंगाल है ये, जो कि बाद में बांग्लादेश बन गया है हमारे। ये हमारे बंगाल में से ही काट कर बनाया गया था। पार्टीशन इसलिए की गई थी कि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को ये अफेक्ट करना चाहते थे। तो देखिए इसमें जो रेडिकल ग्रुप्स थे वो कांग्रेस में कौन से थे, क्या चाहते थे, किस लिए उन्होंने इनकॉर्ज किया हमारे कांग्रेस को, लव फॉर स्वदेशी गुड्स। वो चाहते थे कि हमारी घर की जो इंडियन थिंग्स है इसको लव करो। पार्टिसिपेशन इन मास रैली, ज़्यादा से रैलीज में आओ ताकि बायकॉट कर सके फॉरेन गुड्स का। बायकॉट करें हम गवर्नमेंट सर्विसेज का, उनके स्कूल्स का, उनके कॉलेजेस का, उनको नहीं यूज़ करेंगे। सरेंडर मीन्स कि क्या सरेंडर करेंगे, टाइटल्स कन्फर्ड बाय द ब्रिटिश। जो भी हमें टाइटल्स दिए हैं, इनाम दिए हैं, कोई पुरस्कार दिए हैं लोगों को, उनको वापस कर दो ब्रिटिश को, कि हमें आपके पुरस्कार नहीं चाहिए, क्योंकि हम फॉरेन को स्वदेशी मूवमेंट चलाया था। तो स्वदेशी मूवमेंट जो था स्प्रेड फ्रॉम बंगाल टू महाराष्ट्र तक गया, पंजाब तक फैला, पंजाब तक। गवर्नमेंट ने सुप्रेस्ड किया इस मूवमेंट्स को। ड्यूरिंग दिस पीरियड दादा भाई नौरोजी जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसाइडेड थे और कलकत्ता सेशन ले रहे थे कांग्रेस का 1906 में। ए कॉल वाज गिवन फॉर अटेनमेंट ऑफ स्वराज। उसमें क्या एक बात कहेगी कि पूर्ण स्वराज हम लेके हटेंगे, हम पूर्ण स्वराज करेंगे, हम सेल्फ गवर्नमेंट करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द मॉडरेटर्स एंड रेडिकल्स केम टू हेड ड्यूरिंग द सूरत सेशन। लेकिन जो कांग्रेस का सूरत सेशन था 1907 में, उसमें क्या हुआ, मॉडरेट लीडर्स और रेडिकल लीडर्स। मॉडरेट वो जो शांति से काम करना चाहते थे, रेडिकल्स जो जो कि एक्शन से काम करना चाहते थे, उनके बीच में मतभेद हो गया। कब हो गया, जब सूरत में हमारा सेशन हुआ 1907 का कांग्रेस का। तो देयर वाज ए स्प्लिट इन द पार्टी। तो पार्टी दो हिस्सों में बट गई, दो ग्रुप्स में बट गई, मॉडरेटर्स के और जो थे रेडिकल्स के। तो मॉडरेटर्स को क्या था, किसने लीड किया, गोपाल कृष्ण गोखले ने एंड फिरोज शाह मेहता ने। रेडिकल्स को किसने अपना वर्क रेफर टू एज, और रेडिकल्स को क्या किया, एक्सट्रीमिस्ट ब्रिटिश द्वारा, जो कि बगावत में हैं, जो कि अलग हैं। तो इनको कौन लीड कर रहा था, लाल बाल एंड पाल। आगे देखिए, डू यू नो इंडियन लीडर्स, मैनी इंडियन लीडर्स एंड इंडियन सपोर्टर्स लिविंग अब्रॉड साउथ एंटी ब्रिटिश हेल्प फॉर द फ्रॉम द वेरियस कंट्री। जो कि हमारे इंडियन लीडर्स थे, बहुत सारे हमारे इंडियन लीडर्स ने, और जो इंडियन सपोर्टर्स थे जो कि बाहर रह थे अब्रॉड, उन्होंने एंटी ब्रिटिश हेल्प मीन्स दूसरी कंट्री से हेल्प ली। उन्होंने कलेक्ट किया पैसा वहाँ से,
और मनी को सेंड किया, एंड आर्म्स टू द इंडियन रेवोल्यूशनरीज, और हमें हथियार लेने में हेल्प की। प्रोमिनेंट अमंग देम, उनमें से मेन कौन थे? लाला हरदयाल, मैडम भिखाजी कामा, सरदार सिंह राणा, भाई परमानंद, बीडी सावरकर। ये मेन आदमी थे जो कि अब्रॉड रहते थे और उन्होंने वहां से पैसा इकट्ठा करके हमारे लोगों को पैसा दिया, हेल्प की, और साथ में हमें हथियार खरीदने के लिए भी पैसे दिए, हेल्प की। इसके बाद देखिए क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग जो एक्टिविटी हुई बंगाल डिवीजन के बाद। ब्रिटिशर्स वर प्रैक्टिसिंग द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, उनकी एक ही प्रैक्टिस थी कि डिवाइड करो और रूल करो। पहले उन्होंने बंगाल को डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या किया, टू वीकन द नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट को वीक करने के लिए उन्होंने क्या कहा, मुस्लिम्स को इनकरेज किया, बढ़ावा दिया। किस बात के लिए? कि तुम सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बना लो अपनी, जिसमें तुम्हारे बंदे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, एमएलए की तरह चुनाव में खड़े होंगे। तो मुस्लिम लीग जो थी वो बन गई 1906 में। किसके द्वारा बनाई गई थी? आगा खान द्वारा, जो उनका रिलीजियस हेड था, धार्मिक गुरु था मुस्लिम का, एंड नवाब सलामुल्ला ऑफ ढाका। ढाका का था एक नवाब सलीमुल्ला। तो उन्होंने मिलकर क्या बनाया? मुस्लिम लीग बनाई, जिसमें कि मुसलमानों की पार्टी थी, जिसमें मुस्लिम के लोग थे। वो चाहते थे कि हमारे जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए हम रिप्रेजेंटेटिव, मीन हम इलेक्शन में खड़ेंगे और हमारा भी अलग से एक सिस्टम होना चाहिए वोट का। तो अंग्रेजों ने पाड़ने के लिए हमें उनको इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि आप भी अपनी पार्टी बना लो। नेक्स्ट क्या था? इसके बाद आया 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। किस लिए ये रिफॉर्म? क्या था कि हमारे जो मॉडरेटर लीडर्स हैं उनकी जो, उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनकी डिमांड्स को, उनको एंग्री थे वो, उनको शांत करने के लिए ये रिफॉर्म डाला, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। बट द रिफॉर्म डिड नॉट पे एनी हीड टू द डिमांड ऑफ द इंडियंस फॉर स्वराज। लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे हम स्वराज की बात हो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि आपकी स्वराज की डिमांड मान ली, वैसे और डिमांड्स थी लेकिन स्वराज की नहीं थी। तो मुस्लिम्स वर ग्रांटेड, इसमें क्या किया गया कि मुस्लिम्स वर ग्रांटेड सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव्स, कि मुस्लिम्स को हमने ये अलाउ कर दिया कि वो अपने अलग से रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं। दिस इज फॉर्म वाज फर्दर ए थ्रेट टू द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो ये रिफॉर्म था एक तरह का हिंदू मुस्लिमों को पाड़ने के लिए था, उनकी एकता भंग करने वाला था। क्योंकि उसमें क्या कह दिया था कि जो मुस्लिम लोग हैं वो भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स अपने एरियाज में खड़े कर सकते हैं। तो मीन्स अलग अलग कर दिया उनको, हिंदू मुस्लिम को। द मॉडरेटर्स अपोजिट इट, जो मॉडरेटर्स थे उन्होंने, जब जो शांति से बात करना चाहते थे, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया और स्ट्रगल किया स्वराज के लिए। और जो स्ट्रगल का मूवमेंट था वो तेज हो गया। इसके बाद क्या है? होम रूल लीग। तो इन 1916 एन आयरिश लेडी, जिसका नाम था मिस एनी बसंत, एस्टैब्लिश द होम रूल। होम रूल कहाँ उन्होंने करिया, लागू किया? मद्रास में। और इधर से हमारे बाल गंगाधर तिलक ने यही होम रूल जो लीग था इसको लागू कहाँ किया? महाराष्ट्र में। पर्पज क्या था इसका? अपनी सेल्फ गवर्नमेंट करना, कि हम खुद अपनी गवर्नमेंट खुद चलाएंगे। तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राई टू क्रश द मूवमेंट, कोशिश की ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको क्रश करने का। बट द एजिटेशन कंटिन्यूड, लेकिन ये चलता रहा। तो इसके बाद क्या हुआ? लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916, 1916 का लखनऊ पैक्ट हुआ, जिसमें क्या था? मॉडरेटर्स एंड रेडिकल्स जो कि एक बार अलग हो गए थे वो दोबारा से रीजुनाइट हो गए। तो जिससे हमारा जो नेशनल मूवमेंट था वो अब उसको ताकत मिल गई, बल मिल गया, स्ट्रेंथ मिल गई। कब हुए वो यूनाइट? 9 साल बाद इन्होंने एक साइन किया ज्वाइंट पैक्ट, जिसको कहते हैं लखनऊ पैक्ट। एक संधि कर ली एक तरह से, और साथ में इसमें मुस्लिम लीग के लोग भी जुड़ गए। तो मीन हिंदू मुस्लिम सब एक हो गए, भाईचारा हमारा बन गया। मॉडरेट लीडर्स भी जुड़ गए, रेडिकल्स भी जुड़ गए, और मुस्लिम लीग के लोग भी, हमारे मुसलमान भाई भी जुड़ गए। तो दे ज्वाइंटली डिमांडेड द सेल्फ रूल ऑफ इंडिया। और उन्होंने सबने ज्वाइंटली क्या कहा? एक ही डिमांड क्या कही? भाई हमें सेल्फ रूल करने का अधिकार दे दो, हम इंडिया को खुद चला लेंगे, हमें अंग्रेजों की कोई जरूरत नहीं है। तो इसके बाद क्या है देखिए, अब गांधी जी का रोल आएगा। अराइवल ऑफ महात्मा गांधी ऑन द इंडियन पॉलिटिकल सीन। अब इतने में क्या हुआ? गांधी जी का समय आ गया, गांधी जी गए हुए थे बाहर, तो वही अपने देश में आ गए। तो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुई थी 1914-18 के बीच में हुई थी, तो मोहनदास करमचंद गांधी थे जो टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस। अब वो कांग्रेस के लीडर बन गए, मेन लीडरशिप वो बन गए, उनको चलाना शुरू कर दिया उन्होंने। ही इंट्रोड्यूस द टेक्निक ऑफ नॉन वायलेंट एजिटेशन। उन्होंने कहा कि हम हिंसा से नहीं, अहिंसा से चलाएंगे सिस्टम को। और उसने उसको क्या कहा इस चीज़ को? सत्याग्रह, डिमांड फॉर ट्रुथ, सच्चाई के लिए डिमांड। इट वॉज नॉन वायलेंट स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश ओप्रेशन। तो हमने ब्रिटिश के अगेंस्ट कौन सा स्ट्रगल चलाया? नॉन वायलेंस का, जिसमें हम हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा के रास्ते से चलेंगे।
ही प्रोपेगेटेड, उन्होंने क्या चीज़ का प्रसार किया? टॉलरेंस, सहन शक्ति बढ़ाइए। ब्रदरहुड, भाईचारा बनाइए। नॉन वायलेंस, हमने किसी भी लिमिट में हिंसा नहीं करनी, अहिंसा का पालन करना है, मीन्स लड़ाई नहीं करनी। एंड सिंपल लिविंग, और सिंपल जीना है, सिंपल लाइफ लेड करनी है। ये उनकी प्रोपेगेशन थी महात्मा गांधी जी की। गांधी जी रियलाइज दैट द सोशल रिफॉर्म्स, जो सोशल हमारी रिफॉर्म्स हैं, वर नेसेसरी फॉर ए ट्रूली नेशनल स्ट्रगल, हमारा नेशनल स्ट्रगल को सही करने के लिए हमें सोसाइटी में भी चेंजेस चाहिए, जो कि हमारी बुराइयां उनको ख़त्म करना चाहिए। तो उन्होंने इस्टेब्लिश किया साबरमती एक आश्रम बनाया गुजरात में, वेयर पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड रिलीजियस वर वेलकम, जहाँ पे सभी हमारे जो जात पात के लोग थे, धर्मों के लोग थे, उनको वेलकम था, भी कोई भी आए वहाँ रह सकता है, अपने विचार विमर्श करेंगे वहाँ पे, तो सबके लिए ओपन कर दिया था उसको। हिज फर्स्ट मूवमेंट जो था इन सपोर्ट ऑफ द पीसेंट्स, जो गांधी जी ने पहला मूवमेंट किया था वो किसानों के फेवर में किया था, उनकी सपोर्ट में किया था। ये कहाँ पे हुआ था? इट बिगेन इन चंफरन, नाम की जगह पे बिहार में हुआ था 1917 में। ही फोर्स्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ इंडिगो, इस आंदोलन के कारण क्या हुआ गांधी जी के साथ हुआ था लीडरशिप में किसानों का, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स कर दिया था कि आप इंडिको मीन्स नील का रेट बढ़ा दो, फॉर द बेनिफिट ऑफ पीसेंट्स के, किसानों के फायदे के लिए। तो बाय 1919 गांधी जी हैड बिकम द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ इंडिया, तो 1919 तक वो एक फेमस लीडर बन गए थे हमारे इंडिया के। उन्होंने लॉन्च किए मैनी पावरफुल मास मूवमेंट्स, उन्होंने कई मूवमेंट्स करवाए थे, जिसमें आप बात करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो नेक्स्ट इसमें मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ, और जहाँ इसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990। तो ये क्या था? ब्रिटिश ने पेड किया नो हीड टू द एजिटेशंस, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया इस बात पे कि ये विद्रोह हो रहा है जो सेल्फ रूल का, जो कि सारी की सारी कंट्री में हो रहा है, इसको कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दे इंट्रोड्यूस अनदर सेट ऑफ रिफॉर्म, बल्कि उन्होंने एक और रिफॉर्म, एक और बिल सा डाल दिया लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए। क्या था? द रिफॉर्म्स वर इनसिग्निफिकेंट, लेकिन इस रिफॉर्म की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 था, इसका कोई महत्वता नहीं रही। द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स वाज इंक्रीज्ड इन लेजिस्लेशन असेंबली, इसमें क्या था कि लेजिस्लेशन असेंबलीज है उसमें नंबर ऑफ पर्सन जो इलेक्ट होंगे वो बढ़ा दिए, जो कि काउंसिल और स्टेट्स में थे। वट देयर वाज नो चेंज इन द लोकेशन ऑफ द पावर, लेकिन लोकेशन जो पावर की होगी उसमें कोई चेंज नहीं था। मीन्स जो हमारे एरियाज होंगे उसमें से ज़्यादा लोग अब इलेक्ट हो सकते हैं एमएलए एमपी की तरह, लेकिन उनकी जो सेंट्रल पावर है उसके बारे में कुछ नहीं बात कही गई। द सिस्टम ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट, जिसको डायआर्ची कहते हैं, ये इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड ऑल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स मीन्स भी दो तरह की गवर्नमेंट बन जाएगी, जो नीचे अपने जो रिप्रेजेंट्स करेंगे लोगों को, वो हमारे जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, और आगे जो काम करेगी गवर्नमेंट मेन काम करेगी वो ब्रिटिश करेगी। तो ऑल द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जैसे फाइनेंस, पुलिस, ये किसके अंडर होगी? कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट के अंडर होगी। एंड इंडियन मिनिस्टर्स को क्या करना पड़ेगा? वर गिवन द चार्ज ऑफ एजुकेशन, की एजुकेशन और हेल्थ पे आप ध्यान रखोगे। तो सीधी सी बात क्या थी, जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 था, इसमें यही था कि दो तरह की गवर्नमेंट चलेगी। जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे हमारी हर स्टेट के, हर एरिया के, वो हमारे इंडियंस होंगे, लेकिन जो सरकार होगी वो ब्रिटिश की होगी। तो क्या है, ब्रिटिश वाले क्या करेंगे? फाइनेंस, पैसा, और पुलिस को तो वही कंट्रोल करेंगे, लेकिन हमारे लीडर्स होंगे वो लोगों की एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे। तो जैसे कि उन्होंने बंगाल में किया था। व्हाट द रियल पावर स्टिल रिमेंड विद द ब्रिटिश, जो मेन पावर है, सेंटर पावर है, वो ब्रिटिश के पास ही रहेगी। तो इंडियंस वर वेरी डिसअपॉइंटेड बाय द रिफॉर्म, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट जो 1919 था, इससे हमारे लोग जो थे बहुत डिसअपॉइंटेड, मीन्स उदास हुए। ये रिफॉर्म चेंज तो हुआ, लेकिन हमारा प्रॉपर नहीं हुआ, सेल्फ रूल नहीं हुआ। तो इसके बाद क्या आया? रॉलेट एक्ट ऑफ 1990, तो एक नया एक्ट आया। देयर वर ग्रोइंग अनरेस्ट, क्योंकि हमारे लोग विद्रोह कर रहे थे, उनको दबाने के लिए एक नया एक्ट, नया लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द रॉलेट एक्ट टू कंसोलिडेट देयर कंट्रोल, ताकि हम कंट्रोल कर सकें इंडिया को, इसलिए एक नया एक्ट डाल दिया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। इसमें क्या था? इससे एम्पावरमेंट, ताकत मिल गई थी गवर्नमेंट को, टू अरेस्ट एनीवन विदाउट अ वारंट, बिना वारंट के किसी को भी पकड़ लो, अरेस्ट कर लो, और उसको जेल में डाल दो विदाउट ट्रायल, बिना उसके किसी कसूर के, बिना उसी के जज के पास पेश किए उसी को जेल में डाल सकते थे। दिस कॉज मासिव डेमोन्स्ट्रेशंस एंड हड़ताल्स इन ऑल द अक्रॉस द कंट्री, तो इससे क्या हुआ? बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे हड़तालें हुई हमारी कंट्री में। तो रॉलेट एक्ट क्या था? इसको कहते हैं ब्लैक लॉ भी कहते हैं, डूजनो में, क्योंकि नो अरेस्टेड पर्सन वाज अलाउड टू गो फॉर ए अपील, क्योंकि जो पर्सन को अरेस्ट कर लेते थे उसकी कोई अपील नहीं सुनी जाती थी,
सीधा ही मीन ना ही उसका आर्गूमेंट होता था, ना ही कोई वकील होता था, सीधा ही उसको जेल में डाल देते थे। बल्कि खुद ही वो जज बन गए थे, पुलिस वाले को ही सारी सॉटी मिल गई थी, किसी को पकड़ो और जेल में डाल दो बस, कहीं कोई पेश नहीं करना, कहीं जज के पास नहीं लेके जाना। तो उसको काला कानून भी कहते थे। तो देखिए जलियांवाला बाग मास्क क्या था। ऑन अप्रैल 1399 को पीपल ऑफ पंजाब गैदर्ड ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ बैसाखी। बैसाखी के दिन जो खास दिन मनाया जाता है, हमारे त्यौहार मनाए जाते हैं पंजाब में, तो उस दिन पंजाब के लोग गैदर हुए कहाँ पे, जलियांवाला बाग नियर द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। तो हमारे जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, वहाँ पे एक बाग है जलियांवाला बाग, वहाँ पे इकट्ठे हुए। वेन दे वर प्रोटेस्टिंग पीसफुली, वो शांति से अपनी बातचीत कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। किसके अगेंस्ट? अरेस्ट ऑफ द टू प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर्स ऑफ द पंजाब, क्योंकि उस समय दो कांग्रेस के मेन लीडर्स पकड़े गए थे सरकार द्वारा इसी ब्लैक एक्ट के कारण। उनके नाम थे डॉक्टर सत्यापाल एंड सैफुद्दीन किचली। तो जनरल डायर जो था उस टाइम ब्रिटिश का, उसने क्या किया, आर्मड फोर्स मीन सेना ले आया जिसके पास बंदूकें थी, टू ओपन फायर एट थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट। और उसने जो जो हंड्रेड्स कितनी लोग थे, 100 की गिनती में इनोसेंट थे, जो बेकसूर थे, उनके ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जो कि अनआर्म्ड थे। जिसमें कौन से लोग थे वो, हमारे लोग, जो अनआर्म्ड मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, जिनके पास कोई हथियार नहीं था, निहत्ते मीन्स जिनके पास कुछ नहीं था, उनके ऊपर गोलियां बरसानी शुरू कर दी जनरल डायर ने, जो कि ब्रिटिश का था। तो मासेकर जो था स्टंट द होल कंट्री। तो इस घटना से पूरी की पूरी कंट्री में एक शोक की वो चल गई, शोक चल गया। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड मार्शल लगा दिया पंजाब में। अंडर मार्शल लॉ क्या था, पीपल वर टॉर्चर, उनको टॉर्चर किया जाता था। न्यूज़पेपर्स और बैन, न्यूज़पेपर बैन कर दिए। जो मेल्स थी वो सेंसर्ड मीन मेल्स भी, मेल चिट्ठी पत्र डालेगा कोई, उसको भी चेक करके भेजते थे भी क्या भेज रहा है, क्या बता रहा है वो। अगर सही चीज़ होती तो चिट्ठी जाती थी आगे, नहीं चिट्ठी को वहीं पे ख़त्म कर देते थे। तो नेक्स्ट डू यू नो में, तुर्की सफर्ड इनजस्टिस इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद तुर्की जो था उसको भी इनजस्टिस मिल रहा था, पूरा इंसाफ नहीं मिल रहा था ब्रिटिश के द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। तो अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली जो थे, उन्होंने एक खिलाफत मूवमेंट वहाँ पे किया ब्रिटिश के अगेंस्ट, कहाँ, तुर्की में, कि वो हमारे साथ सही इंसाफ नहीं कर रहे मुस्लिम के खिलाफ इन तुर्की में। तो लेटर ऑन बाद में लीडरशिप ऑफ गांधी जी, द खिलाफत मूवमेंट बिकेम ए पार्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो आहिस्ता आहिस्ता वो मूवमेंट भी रल के हमारे हिंदुओं के साथ क्या बन गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बन गया इंडिया में। तो बात करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। तो महात्मा गांधी सेड ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड एंड सर्वाइव्ड इन इंडिया। महात्मा गांधी ने कहा जो ब्रिटिश रूल है वो इसलिए इस्टेब्लिश्ड है और सर्वाइव मैंने अभी तक चल रहा है, क्यों, विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस, क्योंकि हम लोग उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। इफ़ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट, अगर हम लोग उनको कोऑपरेट करना बंद कर देंगे, ब्रिटिश रूल विल कोलैप्स, ब्रिटिश का रूल है वो टूट जाएगा, एंड स्वराज वुड कम, और हमें स्वराज मिल जाएगा। स्वराज मीन हमें आज़ादी मिल जाएगी। तो द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920, जो 1920 में नागपुर में सेशन हुआ था, मीटिंग हुई थी कांग्रेस की, रेटिफाइड गांधी काल। तो उसमें इस गांधी जी की बात का जिक्र हुआ कि गांधी चाहते हैं कि नॉन कोऑपरेशन करना है। नॉन कोऑपरेशन मीन्स नॉट टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, कि हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी तरह का कोऑपरेट मीन्स उनके साथ कुछ कोऑपरेशन मीन्स हेल्प नहीं करनी, उनके साथ मिलकर नहीं चलना। तो नॉन कोऑपरेशन जो कोऑपरेशन था वो डायरेक्टली अगेंस्ट द इनजस्टिस डन बाय द ब्रिटिश इन पंजाब एंड तुर्की। तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था जो मेनली किसके कारण था, इसके कारण था क्योंकि पंजाब में जो किया था उन्होंने जलियांवाला बाग अलग सिस्टम, उसके अगेंस्ट था, और तुर्की वाले मुसलमानों के कारण था। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम इकट्ठे हो गए इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, एक ही एकता से वो इस मूवमेंट में उन्होंने प्ले किया रोल। तो इसमें क्या था, क्या किया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, रिनाउंसिंग ऑफ द टाइटल्स एंड हॉनर्स गिवन बाय द ब्रिटिश। जितने भी ब्रिटिश वालों ने हमारे लिटरेचर वालों को, हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन्स थे या और राइटर्स थे, उनको जो भी ऑनर्स और टाइटल्स दिए थे वो हमने वापस कर दिया उनको। बायकॉट ऑफ लेजिस्लेशन, हमने जो बायकॉट कर दिया लेजिस्लेशंस का। बायकॉट ऑफ स्कूल्स का, कॉलेज का, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स द्वारा बायकॉट कर दिया गया। ओपनिंग ऑफ जामिया मिलिया एट अलीगढ़, अलीगढ़ में जामिया मिलिया एक धार्मिक स्कूल खोला गया। एंड काशी विद्यापीठ बनारस में खोला गया कि हम अपनी एजुकेशन खुद करेंगे, हमें आपकी एजुकेशन नहीं चाहिए। बायकॉट किया गवर्नमेंट ऑफिसर्स का, ऑफिस में जाना बंद कर दिया हमने, कोर्ट की हेल्प लेनी बंद कर दी उनकी। बोन फायर्स ऑफ द फॉरेन गुड्स को हमने बंद कर दिया खरीदना। हड़ताल करी, स्ट्राइक्स करी ऑल ओवर द इंडिया कि हम काम नहीं करेंगे।
हड़तालें कर दी, स्ट्राइक कर दी, काम बंद कर दिया। तो आफ्टर 1990 1919 स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश टुक द फॉर्म ऑफ ए मास मूवमेंट, एक बड़ा मूवमेंट बन गया था जी, विच जिसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे, पीसेंट्स किसान थे, ट्राइबल्स थे, हमारे जो कबीले के लोग थे, स्टूडेंट्स थे, वर्कर्स थे, ट्रेडर्स थे, वुमेन्स थी। तो जो यूनिटी बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम्स वो भी स्ट्रेंथ हो गई थी, वो भी ताकतवर हो गई थी। हिंदू मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे को हेल्प करने लगे थे, सपोर्ट में हो गए थे, भाईचारे की तरह थे। व्हेन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च, जब ये कोऑपरेशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था, पीपल होल हार्टली पार्टिसिपेटेड इन इट, लोगों ने तय दिल से ईमानदारी से इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, सहयोग दिया। अब ब्रिटिशर्स रिटेलिएटेड बाय इम्प्रिजनिंग ऑल द इम्पोर्टेंट लीडर्स ऑफ द मूवमेंट एक्सेप्ट गांधी जी। तो या जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इम्प्रिजन किया, पकड़ा इनको, किनको, ऑल द इम्पोर्टेंट लीडर्स, सभी इम्पोर्टेंट लीडर्स को गांधी जी को एक्सेप्ट करना था छोड़ के। तो चोरा चोरी क्या थी, एक उसी टाइम घटना हुई एक चोरा चोरी जगह पे, जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड है। इन 1920 तो 1922 में 1922 द पुलिस फायर्ड अपॉन ए ग्रुप ऑफ डेमोन्स्ट्रेटर्स एट चोरा चोरी इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में चोरा चोरी जगह पे पुलिस ने, कुछ लोग विद्रोह कर रहे थे, कुछ लोग हड़ताल कर रहे थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कर रहे थे, उनके ऊपर गोलियां चला दी। तो दिस एजिटेटेड द मॉब, इससे क्या थी, जो भीड़ थी वो गुस्से में आ गई और उन्होंने क्या था, पुलिस स्टेशन को आग लगा दी और 22 पुलिसमैन जिंदा ही जल गए थे। गांधी जी वाज शॉक्ड, तो गांधी जी इस बात से बड़े शौक थे, क्योंकि वो तो चाहते थे हिंसा करनी नहीं, अहिंसा करनी है, हमने अहिंसा से चलना है। ही कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज ही फेल्ट दैट मूवमेंट हैड लॉस्ट इट्स नॉन वायलेंट करेक्टर। तो गांधी जी ने क्या, इस मूवमेंट को, नॉन कोऑपरेशन को वापस ले लिया, क्योंकि उनको लगा कि हमने जो इसका करेक्टर था, इसका मेन जो सिद्धांत था नॉन वायोलेशन, वो हमने तोड़ दिया है, क्योंकि लोगों ने, हमारे लोगों ने पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था। तो सम लीडर्स सपोर्टेड हिज डिसीजन, कुछ लीडर्स ने कहा कि हाँ गांधी जी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। बट द लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस मूवमेंट को विड्रॉ नहीं करेंगे, इसको कंटिन्यू रखेंगे। ड्यू टू वन वायोलेशन वायलेंट अगेन इंसिडेंट, तो उन्होंने कुछ ने कहा कि ठीक है, कुछ ने कहा कि नहीं है। तो मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास जो थे, उनको स्वराज पार्टी बनाई, उन्होंने बनाई स्वराज पार्टी टू एंटर द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। उन्होंने डिस्ट्रॉय किया ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को फ्रॉम द इनसाइड, अंदर से। इन स्पाइट ऑफ सिंगल हैंडेड स्टॉपिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी वाज अरेस्टेड, क्योंकि गांधी जी ने इस मूवमेंट को बंद कर दिया था, नॉन कोऑपरेशन को, तो गांधी जी को अरेस्ट कर दिया। थ्रू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज विड्रॉल प्रीमेच्योरली, क्योंकि ये कोऑपरेशन मूवमेंट था, समय से पहले ही विड्रॉ कर लिया गया था। इट वाज सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग द एंटायर कंट्री क्लोज, तो इससे क्या हुआ, ये सक्सेसफुल हो गया कंट्री को इकट्ठा करने में, एंड हेल्प्ड इन गिविंग ए नेशनल करेक्टर टू द कंट्री फ्रीडम स्ट्रगल, और जो हमारी कंट्री का फ्रीडम स्ट्रगल था उसको भी एक नेशनल करेक्टर मिल गया। गांधी जी कंटिन्यू टू प्रोपेगेट, गांधी जी एक ही बात का बढ़ावा देते रहे कि खादी करो, खादी सिस्टम यूज़ करो, हिंदू मुस्लिम यूनिटी रखो, रेडिकेशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, जात पात सिस्टम, जो छूता छूत वाला सिस्टम बंद कर दो। तो इसके बाद क्या होगा, पीसेंट्स एंड वर्कर्स मूवमेंट, इसके बाद क्या हुआ, पीसेंट्स किसानों का और वर्कर्स का मूवमेंट हुआ। पीसेंट्स एंड वर्कर्स ज्वाइंड द फ्रीडम मूवमेंट टू अपोज द ब्रिटिश एक्सप्लोटेशन, किसानों ने और वर्कर्स ने भी ब्रिटिश का अपोज किया, विरोध किया, किसके लिए, क्योंकि वो शोषण करते थे, एक्सप्लोटेशन करते थे, हमसे हाई टैक्सेस लेते थे उनसे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, टुक अप द कॉज ऑफ द पीसेंट्स ऑफ बरदौली इन गुजरात, गुजरात में बरदौली जगह पे जो पीसेंट्स थे उनका साथ किसने दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट इसके बाद क्या 1927 में है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन वाज सेंट टू इंडिया, किस लिए भेजा गया था, टू रिव्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कि जो एक्ट था इंडिया का गवर्नमेंट का 1919, ये कहाँ तक पहुँचा है, क्या इसमें रिव्यू है कि कहाँ तक बात बनी, एंड सुजेस्ट फर्दर रिफॉर्म्स, और कि बाकी जो इंडियन लीडर्स हैं उनको मनाएं कि और इसमें क्या छोटा मोटी कमी को ठीक करें। तो कांग्रेस डिसाइडेड टू अपोज द कमीशन, और कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हम इस कमीशन को अपोज करेंगे, इसका विरोध करेंगे, इनसे कोई बात नहीं करेंगे। एज इट डिड नॉट हैव इवन ए सिंगल इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि इस जो साइमन कमीशन के जो बंदे हैं, जो ग्रुप है, जो पर्सनस का, इसमें कोई भी इंडियन नहीं है, सारे के सारे अंग्रेज हैं, तो वो अपनी ही बात करेंगे, हमारी बात नहीं करेंगे, तो इन्होंने इसका विरोध किया। तो वेन एवर द साइमन कमीशन वेंट, जब चला गया, इट वाज बॉयकॉटेड बाय द कांग्रेस द्वारा बॉयकॉट किया गया, मुस्लिम लीग द्वारा बॉयकॉट किया गया, विद ब्लैक फ्लैग्स, काले झंडों के साथ।
लाला लाजपत राय वाज सीरियसली इंजर्ड। इस मूवमेंट में लाला लाजपत राय थे वो सीरियसली इंजर्ड हुए थे क्योंकि लाठी पड़ी थी। वाइल प्रोटेस्टिंग इन द पुलिस लाठी चार्ज इन लाहौर, क्योंकि लाहौर में पुलिस ने लाठी चला दी थी जिसमें लाला लाजपत राय जी को गंभीर चोट लगी थी। ही लेटर कमेंड टू हिज इंजरीज, बाद में वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे। लाहौर सेशन ऑफ 1929, तो 1929 का लाहौर सेशन की बात करते हैं इसमें। इसके बाद इन दिसंबर 1929 द कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रवि इन लाहौर। लाहौर में रवि नदी के किनारे पर, बैंक पर, वहाँ पे एक कांग्रेस का सेशन हुआ विद पंडित जवाहरलाल नेहरू एज द प्रेसिडेंट, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रेसिडेंट थे। द हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज पास्ड, तो वहाँ पे क्या बात हुई कि हम पूर्ण स्वराज जब कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रूल पास कर दे कि आज से हम आज़ाद ही है, समझ लीजिए। तो एट दिस सेशन इट वाज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट जनवरी 26 1930, तो कहा गया कि 26 जनवरी 1930 को हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे होगा इंडिया का। तो एज पर द रेजोल्यूशन आफ्टर द लाहौर सेशन इन 1929 जनवरी 26 वाज सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर, तो हर साल 26 जनवरी को जो हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड ऑन नवंबर 26 1949, लेकिन हमारा जो संविधान था वो कब कंप्लीट हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। बट इट वाज डिसाइडेड टू अडॉप्ट इन फेस इट ऑन द 26 जनवरी 1950, लेकिन इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, इसलिए क्योंकि ये 26 जनवरी 1930 की यादगिरी में, क्योंकि हमने हमारे लोगों ने क्या किया था सेशन में जो हमारा हुआ था लाहौर में कि पूर्ण स्वराज करेंगे 26 जनवरी 1930 को, तो इसी याद में हमारा जो संविधान तो पास हो गया था 26 नवंबर को 1949 को, लेकिन हमने उसको 26 जनवरी 1950 को लागू इसलिए किया था। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिंस देन वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज द रिपब्लिक डे एवरी डे, इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के तौर पे बनाते हैं, जो कि हमारा इंडिपेंडेंस डे था अकॉर्डिंग टू अवर जो दिसंबर में 1929 में कांग्रेस का सेशन हुआ था लाहौर में। तो देखिए ये कुछ इवेंट्स हैं जो हुई थी, इसमें जैसे इवेंट है ये मद्रास में 1927 की है, ये सेशंस हैं बॉम्बे में कब हुआ 1885 में कांग्रेस बनाई गई थी, सूरत सेशन 1907 में हुआ था, लखनऊ सेशन 19 लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में, ये कलकत्ता डिवीज़न हुआ था 1906 में, और ये लाहौर 1929 वाला है। इंडिया में अमृतसर में 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था मासिक। तो ये इंपॉर्टेंट सेशंस है कांग्रेस के उस समय की साथ में। तो देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें 1930 से 1934 के बीच में, तो देखिए ये डायग्राम में भी आपको दिख सकता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट था इसका, यहाँ से होते हुए ये गए थे। तो देखिए इसमें बात करते हैं, साल्ट इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एवरी पर्सन, हर पर्सन के लिए सॉल्ट जो है नमक बहुत ज़रूरी है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज़ द मोनोपोली ऑन द साल्ट प्रोडक्शन एंड पास्ड लॉ बैनिंग मैन्युफैक्चर ऑफ साल्ट बाय इंडियंस। देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा, अभी आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करते हो तो हर इंडियन को नमक तो चाहिए, उन्होंने कहा, उन्होंने एक बिल पास कर दिया कि कोई आदमी नमक नहीं प्रोड्यूस कर सकता, मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम पूर्ण स्वदेशी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि नमक तो वही बना रहे थे, तो इसलिए क्या किया, ब्रिटिश कुड सेल सॉल्ट एट हाई रेट, तो उन्होंने हाई रेट पे नमक को बेचना शुरू कर दिया। एंड सॉल्ट मेड इन द लिवरपूल इन इंग्लैंड में बनना शुरू हो गया, वुड नॉट फेस एनी कंपटीशन, ताकि कोई कंपटीशन भी नहीं होगा। सो ऑन मार्च 12 मार्च 1930 में 12 मार्च को महात्मा गांधी बिगेन हिज इपिक दांडी मार्च शुरू किया, कहाँ से, साबरमती आश्रम से टू द दांडी, साबरमती आश्रम से दांडी तक उन्होंने एक ये किया, मार्च किया। दिस इज हाउ मार्च केम टू नोन एज, इसको इसलिए से दांडी मार्च कहते हो, दांडी तक गए थे ये। ही वॉज अकम्पेनिड बाय द 78 सपोर्टर्स, इसमें 78 सपोर्टर्स थे इस मिशन में। दे मेड साल्ट फ्रॉम सी वाटर एंड ब्रोक द लॉ, उन्होंने क्या किया, ये जब हमारा दांडी जगह है ये सी की तरफ, यहाँ से उन्होंने क्या किया, क्योंकि सी के साथ है तो यहाँ पे उन्होंने नमक बनाया और ये रूल था जो उसको तोड़ दिया। तो ये जो पिक्चर दिखाती है दांडी मार्च को दिखाती है। नेक्स्ट इसमें सॉल्ट सत्याग्रह वाज एन ओपन चैलेंज, एक ओपन चैलेंज था ब्रिटिश के लिए, और सिविल डिसोबीडियंस था जिससे पूरी कंट्री में ये फैला। इट बिकेम द सेकंड मास मूवमेंट, ये सेकंड बड़ा मूवमेंट बना, स्कूल्स में, कॉलेज में, कोर्ट्स में ये इनको बाइकआउट किया गया, फॉरेन गुड्स को जला दिया गया, पीसेंट्स ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम टैक्सेस नहीं देंगे, एंड शॉप्स सेलिंग फॉरेन गुड्स वर पिकट, उनको बंद कर दिए गए जो शॉप्स फॉरेन गुड्स को दे रही थी।
मूवमेंट वाज लेड बाय द अब्दुल गफर खान इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस। तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ अब्दुल गफर की द्वारा ये मूवमेंट चलाया जा रहा था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राई टू रिप्रेस द मूवमेंट, ब्रिटिश ने इनको इस मूवमेंट को दबाने की कोशिश की। एंड रिसोर्टेड टू वायलेंस, और हिंसा पे आ गई। थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स वर अरेस्टेड, हजारों लोग पकड़े गए गांधी जी के साथ। जवाहरलाल नेहरू भी पकड़ा गया था, उस समय पकड़े गए थे। ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ पैट्रोनिज्म स्प्रेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो हमारी पूरी कंट्री में देशभक्ति की एक भावना फैली इससे। ए फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टू वन नेशन, तो इससे ये भावना फैली कि हम मिलकर सब एक देश के ही हैं, एक राष्ट्र है हमारा, जिससे जिसने यूनाइट किया हमारे लोगों को जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में रह रहे थे। तो 1930 1930 और 31 में द गवर्नमेंट कॉल्ड द टू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, दो कॉन्फ्रेंसेस की मीटिंग्स की, जो राउंड द टेबल की बिठा के। वट दे डिड नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम, लेकिन कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो ब्रिटिश ने रिफ्यूज किया, क्या रिफ्यूज किया, टू ग्रांट डोमिनेशन स्टेटस टू इंडिया, एंड गांधी जी रिज्यूम द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो उन्होंने कहा कि हम आपको पूर्ण स्वराज नहीं दे सकते, और उसके लिए गांधी जी ने क्या किया, दोबारा से सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चला दिया, जिसको बाद में 1934 में विड्रॉ कर लिया गया था। तो देखिए सम इम्पोर्टेंट प्लेसेज है मूवमेंट्स की, मद्रास की दिखा रखा है इधर, देखिए दांडी मार्च दिखा रखा है, ये बाकी ये लखनऊ की चौरा चौरी की बात है, वो हुई थी। अमृतसर वाला केस था, चंपारण था जहाँ पे आंदोलन किया था फर्स्ट टाइम। तो कलकत्ता सेशन है, देखिए ग्राफ पे बनाए, लोकेशन बता रखी हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेवोल्यूशनरी मूवमेंट फॉर द इंडियज इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के लिए हमारा क्रांतिकारी मूवमेंट। तो रेडिकल माइंडेड इंडियंस जो कहते थे कि रेडिकल मीन्स भी एक्शन से काम होगा, वो अपसेट अपसेट थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, क्योंकि ये हटा लिया गया था गांधी जी द्वारा। दे डिसाइडेड टू लूट द गवर्नमेंट कैश, उन्होंने क्या सोचा कि हम क्यों ना जो हमारा गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसका पैसा लूटें जो कि ट्रेन में से जा रहा था, और उससे हम हथियार खरीदे फॉर बाइंग द वेपन्स। मैनी ऑफ देम वर अरेस्टेड, जिसमें काफ़ी लोग पकड़े गए थे, और उनको ककोरी कॉन्स्पिरेशन केस के चलाया गया था उन पे। हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन कानपुर बाय राम प्रसाद बिस्मल द्वारा, जगदीश चटर्जी द्वारा, और चंद्रशेखर आजाद और जोगेंद्र शुक्ला। एंड ककोरी ट्रेन रॉबरी वाज ए वेल नोन एक्ट ऑफ ब्रेवरी ऑफ दिस ग्रुप। तो देखिए जो सोचा था हमारे लोगों ने कि हम ट्रेन को लूटेंगे जिसमें कि ब्रिटिश वाले पैसे ले आ रहे हैं, तो इसमें क्या था, हमारे हिंदुस्तान के लोग थे, उन्होंने एक पार्टी बनाई, सोशलिस्ट पार्टी का नाम क्या था, हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसमें कि हमारे राम प्रसाद बिस्मल, जोगेश चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद, जोगेंद्र शुक्ला ने क्या किया, काकोरी नाम की जो ट्रेन थी उसको लूटा, और एक वेल नोन एक्ट था इनका बहादुरी का, इस ग्रुप का। तो जुगंतर पार्टी स्टार्टेड बाय द अरविंदो बोस, जो था घोष द्वारा चलाई गई थी। उन्होंने प्लान किया एक आर्मड रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान उन्होंने एक हिंसा का मूवमेंट किया था ब्रिटिश के अगेंस्ट। इसी तरह लाहौर में 1928 को भगत सिंह ने, आज़ाद एंड राजगुरु ने पुलिस कमिश्नर सैंडर्स को मारा था, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाला लाजपत राय डेथ, जो कि लाला लाजपत राय की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता था। ए बॉम्ब वाज थ्रोन इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बाय भगत सिंह द्वारा लेजिस्लेटिव के सेंटर में एक बम गिरा गया था। बाटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह एंड सुखदेव सिंह राजगुरु वर हैंग्ड टू द डेथ इन 1931 इन लाहौर। तो इसी के लिए उनको सजा दी गई थी, जिसमें बाटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह जी और सुखदेव और राजगुरु, इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी 1931 में, वो जो शहीद हो गए थे। सम अदर रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स वर, और ऐसे ग्रुप कौन से थे, इंडिया हाउस जिसमें मदन लाल डिंगरा का था, गदर पार्टी थी जो लाला हरदयाल जी ने बनाई थी, एंड बर्लिन पार्टी जो बीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। तो कई पार्टीज बनी थी। तो आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इस ओबीडियंस को मूवमेंट को हटाने के बाद गांधी जी विड्रॉ फ्रॉम द एक्टिव पॉलिटिक्स। तो गांधी जी ने पॉलिटिक्स से भी अपने आप को बाहर निकाल लिया। ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन, और उन्होंने आम समाज की, हरिजन्स की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना शुरू कर दिया। तो देखिए डू यू नो में है, डू यू नो दलित्स एंड अदर डिप्रेस्ड क्लासेस फॉर्म द एसोसिएशन टू पुट फॉरवर्ड देयर डिमांड्स एंड ग्रेविएशंस। तो दलित लोगों ने और दूसरी क्लासेस ने जो दबे हुए थे, उन्होंने भी आगे बढ़े अपनी डिमांड्स के लिए, और उन्होंने भी अपनी एसोसिएशन में पार्टीज बनाई। तो इसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये एक्ट क्या था, इंट्रोड्यूस किया गया था
थोड़ा सा इंडियंस को खुश करने के लिए, क्योंकि 1919 का जो एक्ट था उसके बाद कुछ चेंजेस किए गए थे। हेड ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल। इसमें क्या किया गया कि जो हेड होगा, जो 1919 में कहा गया था कि ब्रिटिश होंगे, लेकिन इसमें कह दिया कि गवर्नर जनरल जो होगा वो हेड होगा मेन गवर्नमेंट का। ही कंटिन्यू टू हैव द सुप्रीम पावर, उसके पास ही मेन पावर होगी। मेंबर ऑफ द स्टेट्स फेडरेशन हैड ऑटोनॉमी विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट्स डेलिकेटेड टू देम। तो बाकी जो मेंबर्स होंगे उसके साथ मिलकर ही जो है काम करेंगे, पावर में काम करेंगे। सेंट्रल कंटिन्यू टू कंट्रोल डिफेंस। अब जो सेंट्रल पार्टी होगी वो डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और रेलवेज को वही डील करेगी। और एक फेडरल कोर्ट होगी जो एस्टेब्लिश की जाएगी प्रोविंसेस में और प्रिंसली स्टेट्स में, जो कि फैसले सुनाएगी। तो बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीडर्स रिजेक्टेड द प्रपोजल। तो इन्होंने देखिए इस प्रपोजल को मुस्लिम लोगों ने और हमारे हिंदू लोगों ने, कांग्रेस के वो मुस्लिम लीग के लोगों ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, अलॉन्ग विद अदर पार्टीज, और पार्टीज ने भी और प्रिंसली स्टेट्स ने भी इस चीज़ को इनकार कर दिया। तो अब क्या था देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होगी 1939 में। ब्रिटिश ने ड्रैग किया इंडिया को इनटू द बार टू सेटिस्फाई देयर ओवन इंपीरियल एम्बिशंस। अब ब्रिटिश वाले कहने लगे कि हम आप लोग हमारा इस सेकंड वर्ल्ड वार में मदद करो, ताकि वो अपनी फ़ायदे के लिए, अपनी एम्बिशन के लिए हमें यूज़ करना चाहते थे। तो एंटी ब्रिटिश मूवमेंट स्टार्टेड इन फुल स्विंग। तो इसलिए हम लोगों ने इनकार कर दिया ब्रिटिश वालों की हेल्प करना। इन 1942 द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट द क्रिप्स मिशन। उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा अंडर द सर स्टारफोर्ड क्रिप्स के साथ, टू अनलिस्ट द टोटल कॉपरेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, जिसमें यह प्रार्थना की गई कि जो कांग्रेस पार्टी है वो हमारा समर्थन करे, हमें कॉपरेट करे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो चल रही है। बट द मिशन फेल्ड, लेकिन वो मिशन फेल हो गया। एज अ डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ गवर्नमेंट आफ्टर द वार वाज रिजेक्टेड, क्योंकि इसमें अंग्रेजों ने साफ कह दिया था कि आप हमें हमारी हेल्प करो सेकेंड वर्ल्ड वार में, लेकिन उन्होंने इस बात से, डिमांड से इनकार कर दिया कि इसके बाद, लड़ाई के बाद आपको हम इंडिपेंडेंट कर देंगे, या आपका सेल्फ गवर्नमेंट कर देंगे। तो देखिए इन्हीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात है। तो ये जो आए थे, फर्स्ट था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, सेकंड था मोन्टेग स्टैमफोर्ड रिफॉर्म, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहते हैं। थर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए इसमें खास बातें क्या थी। फर्स्ट टू अटेम्प्ट एट द इंट्रोड्यूसिंग द रिप्रेजेंटेटिव। पहले क्या गया कि रिप्रेजेंटेटिव एक इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो एरिया में पॉपुलर है। इस मिशन के अकॉर्डिंग इट इंट्रोड्यूस द चैलेंजेस किए गए थे, साइज के अकॉर्डिंग, फंक्शन के अकॉर्डिंग भी, सेंटर में कौन होगा, कौन कैसे काम करेगा। थर्ड था इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट किए गए थे, मुस्लिम्स को भी अधिकार दिया गया कि आप अलग से अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हो, मुस्लिम लोगों को वोट डालेंगे। उसके बाद आया था ये अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 1919 वाला। इसमें क्या था, डबल गवर्नमेंट को सपोर्ट किया गया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या था, एक प्रोविज़न बनाया गया था कि क्लास सेंट्रल और प्रोविजनल जो सब्जेक्ट से अलग अलग सब्जेक्ट्स बनाए जाएंगे। और थर्ड था ये जो एक्ट था, ये सेंट्रल, इसमें दो तरह की सरकार होगी, एक क्या थी लोगों की वेलफेयर देखेगी, और दूसरी सरकार जो ब्रिटिश वाली है वो पैसा इकट्ठा करेगी और आर्मी देखेगी। तो ये एक्ट क्या था, प्रोवाइड किया गया था पब्लिक सर्विस कमीशन को लागू करने के लिए फर्स्ट टाइम इंडिया में। उसके बाद जो आया था एक्ट 1935 का, इसमें क्या चेंज था कि ग्रांट की गई थी कि जो ब्रिटिश जो इंडिया है एंडिंग विद द सिस्टम, इसमें डबल गवर्नमेंट सिस्टम जो कि इस एक्ट में पास किए थे उसको बंद कर देंगे। और इंट्रोड्यूस किया गया था डायरेक्ट इलेक्शन की, सीधे इलेक्शन कराए जाएंगे। मेंबरशिप ऑफ द प्रोविंस असेंबलीज वाज रिलेटेड, जो उनकी असेंबलीज की जो नंबर ऑफ मेंबरशिप थी वो बदल दी गई थी। तो इसमें क्या था, अपॉइंट किए जाएंगे अपने जो मेजोरिटी वाले लीडर्स को ही अपॉइंट किया जाएगा। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरल कोर्ट, एक कोर्ट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये चेंजेज हैं जो कि इन तीनों एक्ट्स में हुए थे। नेक्स्ट इसमें हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। तो देखिए कांग्रेस वाज बैंड, कांग्रेस को बैन कर दिया गया। पुलिस एंड आर्मी वाज ब्रॉट आउट टू सपोर्ट द मूवमेंट, मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए जो पुलिस और आर्मी बुलाई गई, सुप्रेसमेंट दबाने के लिए मूवमेंट को। बट आफ्टर द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद, जो क्या था मिशन, कि हमारी हेल्प करो सेकंड वर्ल्ड वार में, लेकिन हम आपको आज़ादी नहीं देंगे। तो इट बिकेम ऑब्वियस दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड नॉट ग्रांट फ्रीडम टू इंडिया। इससे पता लग गया था कि जो गवर्नमेंट इंडिया के, वो ब्रिटिश की, वो हमें आज़ाद नहीं करना चाहती। तो गांधी जी को फिर हुआ कि जापान में अटैक द ब्रिटिश प्रोसेसिंग ऑफ इंडिया, कि जापान जो है वो इंडिया में उस जगह पे अटैक कर सकता है जहाँ पे ब्रिटिश है। तो इसलिए ही वांटेड द ब्रिटिश टू लीव इंडिया। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना ब्रिटिश को हमारे इंडिया से निकाल दिया जाए। तो गांधी जी ने फाइनल क्या कहा,
ब्रिटिशर्स को अगस्त 8 1942 को कि लॉन्च कर दो क्विट इंडिया मूवमेंट की, इनको अंग्रेजों को बाहर निकाल लो। तो ये एक तरह का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ही था। गांधी जी की जो कॉल थी इसमें इंडिपेंडेंस के लिए, इसके सपोर्ट में, तो विद इन 24 आवर्स में गांधी जी एंड अदर प्रोमिनेंट जो कांग्रेस के लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी को का मंत्रा क्या था, भी करो या मरो, या तो काम आज करो या फिर मरो, एक बात ही होगी। तो इससे थाउजेंड्स ऑफ पीपल को इंस्पिरेशन मिली। तो ब्रिटिशर्स वर इन्फ्लुएंशिएटेड, उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई इससे। द पुलिस एंड द आर्मी वेस्ड ब्रूटल टेरर ऑन द पीपल, आर्मी और पुलिस ने बहुत ज़्यादा जो था कहर डाला हमारे लोगों पे, उनको ब्रूटली बहुत बुरी तरह से दबाने की कोशिश की। सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस इमर्ज एज द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ड्यूरिंग द दिस पीरियड, इस पीरियड के समय पे सुभाष चंद्र बोस जी एक बहुत बढ़िया लीडर के रूप में उभर कर आए। ही वॉज रेडी टू ज्वाइन हैंड्स विद द एनिमी ऑफ ब्रिटिश, वो तैयार थे ब्रिटिश के एनिमीज के साथ हाथ मिलाने के लिए। एनिमीज कौन थे जर्मनी एंड जापान, ताकि ब्रिटिश को बाहर निकाल सकें। उनका नारा था यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, आप मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा, वह उनका स्लोगन था नेताजी का। ही डिसपियर्ड फ्रॉम द ब्रिटिश डिटेंशन, वो यहाँ से चले गए एंड वेंट अब्रॉड, बाहर चले गए हेल्प लेने के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए। सुभाष चंद्र बोस वाज हैंडेड ओवर द इंडियन नेशनल आर्मी, उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। दैट हैज़ बीन इनिशियली ऑर्गेनाइज्ड बाय द मोहन सिंह, जो कि शुरुआत में मोहन सिंह द्वारा बनाई गई थी। अब बोस ने रीऑर्गेनाइज किया इसको टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश फ्रॉम द इंडिया, इसको दोबारा से इसमें कुछ चेंजेस किए ताकि ब्रिटिश को यहाँ से निकाल सकें। द ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी होस्टेड दैट ट्राई कलर, उन्होंने 3 रंग का जो तिरंगा था हमारा वो लहराया। बट दे वर अरेस्टेड एंड ट्राइड, लेकिन उनको अरेस्ट कर लिया गया था। टुवार्ड्स इंडिपेंडेंस की बात करें, सेकेंड वर्ल्ड वार केम टू एंड होगी 1945 में। जब प्राइम मिनिस्टर एटली जो था लेबर पार्टी का, वो पावर में है ब्रिटेन में। ही वॉज सिंपैथेटिक टुवार्ड्स डिमांड ऑफ द इंडियन पीपल फॉर फ्रीडम, वो क्या था हमारे हक में था कि जो इंडियंस वाले डिमांड कर रहे इंडिपेंडेंस की हमारे हक में था। तो एक कैबिनेट मिशन था सेंड किया गया इंडिया में मार्च 1946 में। इट प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरम गवर्नमेंट, तो उन्होंने क्या प्रपोज किया कि एक गवर्नमेंट बनाई जाए एंड एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाए जो कि संविधान बनाएगी। एंड मुस्लिम लीग ने रिफ्यूज़ कर दिया पार्टिसिपेट करने के लिए इस इंटरिम गवर्नमेंट में। दे डिमांडेड, उन्होंने क्या डिमांड किया कि सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स, हमारे लिए अलग से कोई अलग स्टेट होनी चाहिए जो कि पाकिस्तान बनी। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो वाइसली था इंडिया का, उसने प्रेजेंट किया प्लान फॉर डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो गांधी जी एंड अदर लीडर्स वो उन्होंने इस को अप्रूव नहीं किया प्लान को भी, हम इसमें सहमत नहीं है कि इंडिया को 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा। बट हैड नो चॉइस, लेकिन उनके पास कोई चॉइस नहीं थी बट टू एक्सेप्ट द पार्टीशन, लेकिन इस जो पार्टीशन था उसको मानना पड़ा ड्यू टू वाइड स्प्रेड राइट्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि पूरी कंट्री में काफ़ी विरोध हो रहे थे, काफ़ी रोल पड़ रहे थे। तो देखिए ये बात हुई हमारी, इसमें देखिए दिखा रखा है इंडिया बिफोर द क्रिएशन ऑफ पंजाब, पंजाब से पहले इंडिया इतना बड़ा था देखिए, लेकिन बाद में हमारा इंडिया यहाँ से डिवाइड करके जो पाकिस्तान बन गया था और ये हमारा इंडिया बन गया था। ये तो ये बिफोर की बात है, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन की बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।